हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने हमारे पिछले लेक्चर में प्लांट टिश्यूज का पूरा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखा था, जहां मैंने तुझे बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि वो क्लासिफिकेशन बाय हार्ट करके आना। मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लासिफिकेशन सभी को याद है। प्लांट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन के हिसाब से देयर वर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, जिसमें से हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने तुमसे कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्राइटेरियाज 3 टाइप है और हर एक के 3 सब टाइप्स है। यानी नंबर 1, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन क्या क्या था? प्राइमोडियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन क्या क्या था? एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और उसके साथ साथ में इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन इट वाज अ प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। सो आज के लेक्चर में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो लेट्स क्विकली बिगिन नाउ। आवर फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडे विल बी, जो हमको नीट में एमसीक्यू के तौर पे पूछ सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस, जहां मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड। अब मैं ये देखो नीट में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कौन सा ओरिजिनल वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस है और मेरिस्टोस का मीनिंग है डिवाइडेड। अच्छा, अब बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है ना, ये ग्रोइंग टिश्यू है, इसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होता है प्लांट में, उसके सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं और सेल्स का फिक्स्ड शेप साइज रह जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। इनमें ना सारे के सारे सेल्स पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं। अब इसको मैं रफली ड्रॉ कर देता हूं बेटा। ये देखो, यहां पे हमने 3 सेल बनाए बेटा। ओके, फिर समझो नीचे की तरफ ये चौथा सेल, ये वाला 5वां सेल, लेट्स से बेटा ये 6th सेल, 7th सेल एंड सो ऑन। वैसे ऊपर की तरफ भी होगा। अच्छा, अब ये 3 सेल का डिटेलिंग देखते हैं। ये तीनों भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं। इनमें ये रहा इनका न्यूक्लियस, तो जो जो चीजें हम देख रहे हैं बेटा उसका नेमिंग करते जाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। अच्छा, फिर हर एक सेल का ये जो बाउंड्री है बेटा, ओके राइट, ये बाउंड्री उसका सेल वॉल होगा। सो लेट अस नेम इट। सो दिस इज सेल वॉल। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, हर सेल का जेली लाइक मटेरियल, जिसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो ये है उसका प्रोटोप्लाज्म। वेल, सो दिस इज हाउ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लुक्स लाइक। अच्छा, यहाँ तो हमने खाली 3 सेल्स का डिटेलिंग ड्रॉ किया है, वैसे ही सेम चीज में बेटा बाकी के सेल्स में भी होगा। तो ये सब उनका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर भी इन सेल्स का न्यूक्लियस होगा बेटा, और सबका अपना खुद का प्रोटोप्लाज्म। समझ रहे बेटा कि सिर्फ साउंड एंजॉय कर रहा है? ध्यान देना, छोटी छोटी बात है, बहुत जरूरी बात है। हालांकि बोर्ड पे ये साउंड मुझे भी पसंद है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिटेलिंग देखें तो अब तुमने यहाँ पे जो जो देखा ना वही डिस्क्राइब करना है। तो पहली बात क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हर एक सेल का शेप कैसा था बेटा? द शेप इज पॉलीहेड्रल। सर पॉलीहेड्रल का मतलब क्या? पॉलीहेड्रल मतलब बेटा इसके ना मल्टीपल सरफेस होता है। अब ये जो बोर्ड पे तू देख रहा है ना, तेरे को ये हेक्सागन जैसा दिख रहा है, बट
इसको जब बाहर निकालेंगे ना, ये बोर्ड जो है ना वो तो 2 डायमेंशनल है, यानी एकदम फ्लैट चपट व्यू आता है ना ऐसा एकदम, राइट। पर इसको जब बाहर निकालोगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से देखोगे तो इसके मल्टीपल सरफेस होता है। जैसे आगे की तरफ सरफेस भी है, पीछे की तरफ सरफेस भी है, अपर सरफेस, साइड सरफेस, बॉटम सरफेस भी, इसलिए इसको बोलेंगे हम पॉलीहेड्रल बेटा। सो द शेप इज पॉलीहेड्रल। बच्चा साइज की अगर बात करें तो इसमें सारे के सारे सेल्स दे आर आइसो डायमेट्रिक ना। आइसो डायमेट्रिक में आइसो का मतलब होता है सेम और डायमेट्रिक का मतलब होता है डायमीटर। तो सारे के सारे सेल्स तुम देख सकते हो, सबका है ना शेप और साइज सेम है, यानी एक दूसरे की तरह है। दैट्स व्हाई दे आर आइसो डायमेट्रिक। नेक्स्ट, देयर इज नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। तुम देख सकते हो दो सेल के बीच में जगह नहीं है, जैसे ही एक सेल खत्म हो गया दूसरा सेल तुरंत चालू हो गया बेटा। सो व्हाट वी फाइंड इज देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इसको दूसरे स्टाइल में वी कैन से दैट दीस सेल्स दे आर वेरी कॉम्पैक्टली प्लेस्ड और यू कैन से दे आर वेरी टाइटली प्लेस्ड, राइट। ओके फाइन, मूविंग ऑन। अब ये सारे प्रॉपर्टीज तुमने ना सेल्स को देख के डिस्क्राइब किया, अब सेल का डिटेलिंग डिस्क्राइब करो। What do you notice in terms of cell wall? You find that the cell wall is very thin and the cell wall is made up of a specialized material called as cellulose. So अभी cell wall describe किया, अब cell के अंदर चलो। बच्चा इसका प्रोटोप्लाज्म कैसा नजर आ रहा है तुझे? यानी डॉट डॉट स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाए ना हमने, तो इट इज डेंस, यानी बहुत घना प्रोटोप्लाज्म है, बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है सेल के अंदर। नेक्स्ट, देन व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस? द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है बहुत ही आसानी से नजर आता है, दैट मींस इट इज वेरी क्लियर। सेल को देख के ही पता चलता है उसके सेंटर में जो डॉट रखा है वो न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस इज इजीली विजिबल, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। बायोलॉजी में एक और हाईफाई वर्ड आता है, ओके, डिस्टिंक्ट के बदले हम लोग उसको कॉन्स्पिक्यूअस भी बोल सकते हैं बेटा। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब भी होता है क्लियर, दैट मींस इट इज वेरी इजीली विजिबल। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे इस शर्ट के ऊपर द टाई एकदम आसानी से नजर आ रहा है, सो मैं बोलूंगा द टाई इज कॉन्स्पिक्यूअस। पर समझो यही मैंने रेड कलर की टाई पहनी होती तो शर्ट के साथ वो इतनी आसानी से नजर नहीं आती, तब मैं बोलता द टाई इज इनकॉन्स्पिक्यूअस। ओके, सो यहाँ पे न्यूक्लियस माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग देखते हैं ना, अंडर माइक्रोस्कोप जब स्लाइड पे देखते हैं तो बहुत आसानी से नजर आता है। सो द न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट एंड द न्यूक्लियस इज कॉन्स्पिक्यूअस। दोनों का मीनिंग है कि द न्यूक्लियस इज वेरी क्लियरली विजिबल। और ये न्यूक्लियस का पोजीशन कैसे है? न्यूक्लियस एकदम सेंटर में बेटा। चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन। All the cells in the meristematic tissue, these cells are young and they are immature. हमारे इंडियन स्टाइल में बोले तो ये जवान है, नादान है। ओके, याद रखो। सो दीज आर डिवाइडिंग सेल्स ना, अभी अभी पैदा हुए हैं, सो दे आर कॉल्ड एज यंग एंड दे आर इमेच्योर सेल्स। अच्छा बेटा, इनमें ना देयर इज वेरी हाई rate of metabolism. Metabolism is equal to catabolism plus anabolism. Catabolism means to break, anabolism means to make. Substances का टूटना और जुड़ना हर सेल के अंदर लगे रहता है बेटा, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेजी से होती है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन में चलेंगे। अब जैसा कि पिछले लेक्चर में देखे थे, इट इज क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया, जिसमें से पहला क्राइटेरिया वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के अनुसार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप है। नंबर 1 प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम का तुझे याद है दूसरा नाम था? याद है? देखा है पिछला वीडियो कि भूल गया? याद रखने का। दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टेम। अच्छा, देन सेकंड टाइप इज कोनमरी प्राइमरी। Okay, so the second type is called as primary meristem
एंड बेटा द थर्ड टाइप इज secondary सेकेंडरी. ओके, एनीवेज जोक्स अपार्ट याद रखो, प्राइमोडियल, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये इसके तीन टाइप है बेटा, जिसमें से प्राइमोडियल और प्रो मेरिस्टेम ओके इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम. क्या सर तुम भारी इंग्लिश मारता है इधर? अच्छा, ये भारी इंग्लिश नहीं है रे, एम्ब्रियोनिक का मतलब यंग एकदम. अब ये तीन टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के इसके ओरिजिन के अनुसार है. अच्छा, ओरिजिन यानी शुरुआत के अनुसार. अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल एकदम स्टार्टिंग से ही है उसको हम बोलेंगे प्राइमोडियल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम. क्योंकि प्लांट जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, जब वो खुद अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, उसके अंदर जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो सब के सब ये वाले थे बेटा. सर मैं ये प्राइमरी सेकेंडरी ये सब क्या है, मैं इसको कैसे याद रखूं? अरे तू टेंशन ना ले बेटा, तू ऐसे याद रख जैसे एजुकेशन तुम करते हो अपनी पूरी, राइट, करेक्ट. तो एजुकेशन में कैसे तुम्हारा वो पहले होता है प्री प्राइमरी होता है, उसके बाद प्राइमरी आता है, उसके बाद सेकेंडरी आता है, सही है ना. वो प्री प्राइमरी में कैसा वो प्ले ग्रुप वगैरह ये सब होता है, जिधर जाके तुम पढ़ते तो हो नहीं, कुछ टाइम पास करते हो. फिर उसके बाद तुम आते हो प्राइमरी स्कूल सेक्शन में, उसके बाद आते हो सेकेंडरी सेक्शन में. तो जैसे जैसे तुम मेच्योर होते जाते हो ना, राइट, तुम्हारा लेवल बढ़ते जाता है. उसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सबसे यंग है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से, शुरुआत से उसके पास है, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, आल्सो कॉल्ड एज प्रो मेरिस्टेम, आल्सो कॉल्ड एज प्राइमोडियल मेरिस्टेम. अब ये मेरिस्टेम कहां पर मिलेगा? दिस इज फाउंड इन माइन्यूट एरियाज ऑफ रूट एंड शूट अपाइसिस. अपाइसिस यानी अपेक्स यानी टिप, रूट के और स्टेम यानी शूट के टिप के छोटे एरिया में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो होता है प्राइमोडियल और प्रो मेरिस्टेम. नेक्स्ट, प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम originates from प्राइमोडियल मेरिस्टेम. जाहिर सी बात है ना, प्री प्राइमरी सेक्शन करने के बाद तुम प्राइमरी सेक्शन में जाते हो एजुकेशन में, प्राइमरी सेक्शन पास करने के बाद तुम सेकेंडरी सेक्शन में जाते हो, राइट. सो प्राइमोडियल मेरिस्टेम विकसित होता है किसमें? प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम की दूसरी खास बात ये है, इट इज प्रेजेंट सिंस द बिगिनिंग. शुरुआत से ही होता है प्लांट में. नेक्स्ट, it occurs in root and shoot apices. तो जहां जहां पर प्राइमोडियल मेरिस्टेम होगा वही तो कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी में, राइट. सो प्राइमरी मेरिस्टेम भी तुमको रूट और शूट के अपेक्स में मिलेगा, उसके टिप में मिलेगा बेटा. अच्छा, प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्स लिविंग परमानेंट टिश्यू. आगे चल के ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होता है बेटा. अच्छा, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम is formed from living permanent tissue. नेक्स्ट, इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस कम्स लेटर इन प्लांट्स लाइफ. प्लांट की जिंदगी में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शुरुआत से है, बिगिनिंग से, उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, और जो बाद में बन के आता है उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे. ये वर्ड खतरनाक इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर में. देखो, स्कूल में प्राइमरी सेक्शन पहले फिनिश करते हो, फिर तुम सेकेंडरी सेक्शन में आते हो ना, राइट. ऐसा तो नहीं है कि पहले कॉलेज पढ़ लिए फिर स्कूल पढ़ोगे, राइट. ऐसा तो मर्डर होगा नहीं एजुकेशन सिस्टम में. ओके, सो वैसे ही याद रखो, प्राइमरी यानी जो शुरुआत से है, सेकेंडरी यानी जो बाद में आता है. नेक्स्ट,
दिस इज फाउंड इन mature parts of roots and shoot. ओके, तो ये मेच्योर पार्ट्स में तुमको मिलेगा. नेक्स्ट, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ऑलवेज लैटरल इन पोजीशन, यानी इसके जो भी सारे सेल्स बनते हैं ना वो मिडलाइन एक्सिस में नहीं होते, यानी प्लांट के एकदम बीचों बीच वाले सेल्स नहीं होते, मिडलाइन एक्सिस से दूर, अवे फ्रॉम द मिडलाइन एक्सिस जो जो सारे सेल्स बनते हैं, ओके, वो सारे के सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं. सो इट इज लैटरल इन पोजीशन एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस इज कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, and interfascicular cambium. अब इसमें बच्चों सबसे पहले कैम्बियम का दूसरा नाम है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा पेड़ के साइड्स में होता है बेटा. ओके, इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन साइड्स, ये याद रखो. दूसरी बात, जिस कैम्बियम से कॉर्क बनता है, यानी पेड़ का लकड़ा वाला हिस्सा बनता है, बार्क बनता है, बाहर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम. और जिससे जाइलम और फ्लोएम बनता है उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, जो एकदम सेंटर में होता है बेटा. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बहुत भारी वर्ड है, चैप्टर के लास्ट में ये वर्ड को तोड़ डालेंगे पूरा, जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे कि एक पेड़ की चौड़ाई कैसे बढ़ती है. अभी इंट्रोडक्शन में ये याद रखो, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, फैसिक्युलर का मतलब होता है बंडल्स. सो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम. चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट, अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं तुम्हारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा जो आइडियली इस चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है, पर अक्सर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट रहता है. और ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. सुन के ले लो अच्छे से बेटा. समझो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सिंगल सेल. अब ये सेल डिवाइड हुआ, और इसने ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिए, राइट. सो वन सिंगल सेल विद अ न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है बेटा. ओके, ये सेल डिवाइड हो रहा है और इसने ग्रुप ऑफ सेल बनाया. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यानी एक सेल से 6 सेल बन गए, तो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है. अच्छा, मूविंग ऑन. अब ये 6 सेल में से समझो ये 2 सेल आगे चल के पैरेन्काइमा बन गए, ये 2 सेल समझो कॉलेनकाइमा बन गए, ये 2 सेल्स समझो आगे चल के ये स्क्लेरेनकाइमा बन गए. अब पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, हमारा पिछला लेक्चर याद है तुमको कि ये पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये सब कैसे टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है. अच्छा, परमानेंट टिश्यू मतलब सेल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना बेटा. मेरिस्टेमेटिक में सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, परमानेंट टिश्यू में सेल्स डिवाइड नहीं होते. तो अब कहानी क्या है मालूम है, एक सेल डिवाइड हुआ, उसने 6 सेल बनाए, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं. फिर ये इनमें से कुछ सेल्स ये टिश्यू बन गए, कुछ सेल्स ये टिश्यू बन गए, कुछ सेल्स ये टिश्यू बन गए, यानी सेल्स अब अलग अलग तरह के टिश्यू में विकसित हो रहे हैं. अलग अलग तरह का टिश्यू, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स द सेल इज फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट. That is why this process is called as differentiation. Okay, so this process is called as a differentiation where group of cells are forming different tissues. अच्छा, अब इसने परमानेंट टिश्यू बना दिया. अब ये सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं अब ये आगे डिवाइड होंगे नहीं.
सो डिफरेंशिएशन के बाद द सेल्स दे विल एक्वायर परमानेंट शेप एंड साइज एंड दे विल स्टॉप डिवाइडिंग, बट जरूरत पड़ने पे वन ऑफ द पैरेंकाइमा का सेल्स विल रिज्यूम डिवीजन। सो यहां मैं लिख दूंगा वन ऑफ द पैरेंकाइमा का सेल विल रिज्यूम सेल डिवीजन। ओके, और फिर वो वापस से उसने 3 सेल्स बना दिए। अब नॉर्मली कैसा है कि ये परमानेंट टिश्यू बनाने के बाद सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, पर अंडर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ हालातों में पैरेंकाइमा का एक सेल वापस से डिवाइड होता है और 3 सेल बना दिए। अब ये तो क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ था कि सेल्स अब आगे डिवाइड नहीं होंगे, पर ये डिफरेंशिएशन का उल्टा हुआ, यानी सेल्स आगे डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, शॉर्ट में लिखता हूं बेटा, डी डिफरेंशिएशन। दिस वाज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट? दिस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो अलग अलग सेल्स बने हैं आगे चल के, ओके, ये भी अलग अलग तरह के टिश्यूज बनाएंगे बेटा। So this will also form tissues of different types. अब जब सेल्स अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोल रहे थे। अब सेल्स डिफरेंट टिश्यूज दोबारा बना रहे हैं, यानी वही प्रोसेस वापस हो रहा है ना बेटा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। अब हम लोग ये चैप्टर में इतना मगजमारी क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कनेक्टेड है ये चैप्टर। देखो कैसे, अब ये शुरुआत वाला जो सेल है ना बेटा, ये वाला सेल मेरिस्टेमेटिक है। अच्छा मुझे बताओ, ये मेरिस्टेमेटिक सेल एकदम शुरुआत से है प्लांट के पास, तो ये प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम होगा। प्राइमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सेल है, यानी तेरा प्री प्राइमरी जैसा, प्ले ग्रुप जैसा। कुछ समय के बाद प्ले ग्रुप के बाद तू स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में आएगा बेटा, फिर कुछ समय के बाद ये प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये प्राइमरी मेरिस्टेम, शॉर्ट में लिखा बेटा, तो दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। अच्छा, अब इसने डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनाए और ये सेल्स आगे चल के अलग अलग टिश्यू बनाए। तो देखो प्राइमरी मेरिस्टेम में हमने ये लिखा है, इट फॉर्म्स लिविंग परमानेंट टिश्यूज। तो इसने अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू बनाए, जिसमें से स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, ओके, बट इतना याद रखो कि उसने अलग अलग टिश्यू बनाए, राइट? ओके, तो वहां पे हमने लिख दिया कि परमानेंट टिश्यू बन चुका है। अच्छा, अब बात ध्यान से सुनो, फिर परमानेंट टिश्यू में से पैरेंकाइमा का ही एक सेल डिवीजन रिज्यूम करता है, यानी वापस से डिवाइड करता है, राइट? अच्छा, अब ये वापस से डिवाइड कर रहा है, परमानेंट टिश्यूज तो डिवाइड होते नहीं है, अब ये वापस से डिवाइड हो रहा है, यानी वो सेल मेरिस्टेमेटिक बनेगा। पर ये जो मेरिस्टेमेटिक बन रहा है फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज, सो द मेरिस्टेमेटिक टाइप व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग परमानेंट टिश्यूज को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो यानी ये पैरेंकाइमा का सेल सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, और क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम बना इसलिए ये आगे डिवाइड हुआ बेटा। और इसलिए तो मैं बोलूंगा सेकेंडरी मेरिस्टेम इसके बाद में आया जिंदगी में, सो इट कम्स लेटर इन प्लांट लाइफ। और आगे चल के फिर ये भी अलग अलग तरह के टिश्यू बना रहे हैं, जैसे कैम्बियम ये सब बनाएगा, वो आने वाले लेक्चर में और डिटेल में समझाऊंगा बेटा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। फाइन, फिलहाल के बेसिक्स के लिए बच्चों तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे जहां हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्दर क्लासिफिकेशन। ये कैसे ओरिजिन के अनुसार था, अब हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे उसके पोजीशन के हिसाब से, जहां पर 3 मेन टाइप है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। फिर हम लोग जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अलग अलग टाइप डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, और फंक्शन के हिसाब से जैसा कि लास्ट वीडियो में ही तुमको टाइप्स सिखाया था मैंने, उसमें आता है प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट डिटेलिंग की तरफ। चलो आगे बढ़े बच्चों, डेफिनेटली आगे ही बढ़ना है हमेशा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। रिवाइज करके आया ना तू? पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप है? बोल बोल बोल। टोटल 3 टाइप है। एक है एपिकल,
दूसरा है इंटरकैलरी और तीसरा है लैटरल मेरिस्टम। ओके, इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एपिकल मेरिस्टम। अच्छा बेटा, अपना एकदम आसान स्टाइल में चलते हैं और धीमे धीमे चलते हैं। देख, एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है अपेक्स। अपेक्स का दूसरा सिंपल मीनिंग है टिप। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हमेशा रूट और शूट के टिप में पाए जाते हैं। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल बेटा, लेट्स से ये ना एक शूट बनाया बेटा हमने। सो ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड के ऊपर जो कुछ भी जाता है बेटा उसको हम शूट बोलते हैं। अभी इस शूट के अपेक्स में यानी इसके टिप में देखो यहां, अब इतने हिस्से में जो भी सारे सेल्स होंगे ना वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के होंगे। हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से बेटा यहां पर 1 2 और 3 सेल्स है। सो इस स्टेम के टिप में टोटल कितने सेल्स नजर आ रहे हैं तुझे? 3। आइडियली सेल्स नजर नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, बट लेट अस से वी हैव गॉट माइक्रोस्कोपिक आईज, इमेजिन। ओके, तो हमको है ना वो आर पार दिख रहा है और हम साफ साफ गिन सकते हैं 3 सेल। अब बेटा तू इमेजिन कर कि अगर ये 3 सेल डिवाइड हुए, सो अल्टीमेटली the picture will be somewhat like this। यानी अब उसी स्टेम का क्या हो रहा है कि उसका जो टिप था अब उसमें 1 2 3 4 5 6 सेल्स है। अब शुरुआत में 3 सेल थे, अब कितने हो गए? टोटल 6 सेल हो गए। सो अल्टीमेटली व्हाट डू यू फाइंड कि इसके वजह से स्टेम का एलोंगेशन हुआ ना, उसकी लंबाई बढ़ी। करेक्ट है बेटा? ओके, सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज प्रेजेंट इन शूट अपेक्स। अब ऐसे ही तुम रूट के बारे में सोचो कि समझो ये ग्राउंड लेवल है और समझो फॉर एग्जांपल ये रूट है बेटा। ओके, अच्छा, अब इस रूट के टिप में सपोज इसी तरह से हम लोग 3 सेल्स की बात करते हैं और कुछ समय बाद अगर हम लोग इसको देखें तो ये ग्राउंड लेवल और बेटा ये रूट। अब उसका जो टिप है इसमें 1 2 3 4 5 6 सेल हो गए। यानी जिस तरह से यहाँ पे शूट एलोंगेट हुआ यानी लंबा हुआ ना बेटा, वैसे ही यहां पर रूट भी एलोंगेट हो रहा है बेटा। तो ये बात हमको सीखना चाहिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये कैसे है ना, स्टेम और रूट के अपेक्स में होते हैं, टिप में होते हैं बेटा। ओके, और इनमें जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल्स की तादाद बढ़ती है तो अल्टीमेटली स्टेम का एलोंगेशन और रूट का एलोंगेशन ऐसा कर करके इसके वजह से प्लांट का हाइट बढ़ता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से इट कॉजेस इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। ओके, अच्छा, दूसरी बात, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम के तो टिप में है पर रूट के टिप में नहीं होता है। क्यों बेटा? क्योंकि रूट में टिप में क्या होता है? रूट कैप होता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट रूट कैप। इसीलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ये बनता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, शूट में इट इज ए टर्मिनल इन पोजीशन, बट बेटा रूट में इट इज ए सब टर्मिनल। यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स शूट में एकदम उसके छोर पे होते हैं, उसके एंड पे होते हैं,
पर रूट में कैसे एकदम एंड पे नहीं है, इट इज अवे फ्रॉम द एंड। क्यों अवे फ्रॉम द एंड? क्योंकि एंड पे क्या होता है, रूट कैप होता है। सो इन रूट यू विल फाइंड देम इन सब टर्मिनल पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, these apical meristematic tissue they are responsible for increase in height। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, चलो मूविंग ऑन। सो दैट्स ऑल अबाउट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे बेटा, दैट इज द सेकंड टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। also called as intercalary meristem। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज प्रेजेंट in between mature parts। ओके, ये पहला पॉइंट याद रखो, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मेच्योर पार्ट्स। अब इसी को है ना कोई कोई टेक्स्ट बुक घुमा फिरा के दूसरे स्टाइल में लिखता है। सो मैं लिखता हूं और यू कैन से इट इज प्रेजेंट आइदर ऑन टॉप और बिलो द नोड। अच्छा, अब इसमें ना बहुत भारी इंग्लिश लिखा है, इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि समझो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम लोग ये पकड़ते हैं कि नोड क्या होता है। किसी भी प्लांट में ना नोड का मतलब होता है पॉइंट। नोड का मीनिंग इज पॉइंट। नाउ लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल लुक हियर, जैसे कि ये स्टेम है बेटा, ओके। अब इस स्टेम में समझो ये वाला पॉइंट, मैं इसको थोड़ा कलर और डार्क कर देता हूं। ये एक पॉइंट है एंड लेट अस से बेटा ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ओके। सो ये जो पॉइंट है ना इसको हम लोग नोड बोलेंगे, मैं एन लिख देता हूं। उसी तरह से यहां पर उसके सामने भी हम लोग नोड ड्रॉ करते हैं। दिस इज अनदर नोड बेटा एंड दिस इज अनदर नोड, ओके। और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं इंटर नोड। कितना समझे? सो नोड का मतलब होता है पॉइंट। अच्छा, उस पॉइंट के ऊपर ना कोई स्वोलन स्ट्रक्चर ग्रो होता है जिसको हम बोलते हैं बड, ओके। अब आगे देखते जा बेटा ध्यान से। अब उस नोड के ऊपर ना ये देखो एक गांठ आई, यहां पर भी एक गांठ है, ओके। यहां पर भी एक स्वेलिंग है, यहां पर भी एक स्वेलिंग है। अब ये जो स्वेलिंग बनी है ना इसको हम लोग बोलेंगे बड। अब बड का मतलब क्या होता है? बड मीन्स अ कंडेंस्ड शूट। कंडेंस्ड शूट यानी इसमें से कुछ भी निकल सकता है, ओके राइट। ये फ्लोरल बड भी हो सकता है, यानी इसमें से फ्लावर भी निकल सकता है, इसमें से ब्रांचेस भी निकल सकते हैं, इसमें से कोई भी लैटरल अपेंडेज निकलता है प्लांट का। अब मान के चलते हैं कि इसमें से ब्रांचेस निकले, तो यही फोटो थोड़े देर के बाद कैसी नजर आएगी बेटा? देखो यहाँ एक ब्रांच निकला, ये एक ब्रांच निकला, ये एक ब्रांच निकला और ये एक ब्रांच निकला, बराबर है। तो तुम क्या देख रहे हो कि नोड्स के ऊपर बड ग्रो हुए और बड में से अल्टीमेटली कोई ना कोई स्ट्रक्चर निकल रहा है। वो आगे चल के लेट्स से उसमें से लीफ निकले या फिर फ्लावर निकले या फिर ब्रांच निकले। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये सीखने लायक है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम के डेफिनेशन में क्या कहा जाता है कि इट इज प्रेजेंट ईदर ऑन टॉप और बिलो द नोड। यानी यहाँ पर एक जमाने में नोड था बेटा, राइट, ओके। अब मैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम को अगर ड्रॉ करूं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पर होगा? यहाँ पर, ये पट्टी और ये वाली पट्टी। अब इस पट्टी के अंदर समझो फॉर एग्जांपल एक, ये दो, ये तीन सेल बने हैं, ओके। यहाँ पर भी समझो ये एक, ये दो, ये तीन। अब ऊपर की तरफ तीन सेल और यहाँ की तरफ तीन सेल, तो इसको और इसको हम लोग बोलेंगे साथ में मिलाकर कि दिस इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये समझा बेटा तू?
अच्छा, अब इसको है ना डेफिनेशन के साथ बैठा हो ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या तो किसी नोड के ऊपर होगा या तो किसी नोड के नीचे होगा। तो यहाँ पर अगर नोड है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला पट्टी उसके नीचे हुआ, और यहाँ पर अगर नोड है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इस नोड के हिसाब से उसके ऊपर हुआ, राइट। और चलो हाई-फाई लैंग्वेज में इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मेच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये याद रखो। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सिखा रहा हूँ बेटा, तुमको याद रखना है कि वहां हमने सीखा एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ पर सीखा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों साथ में मिलाकर, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों भी साथ में मिलाकर बेटा ये याद रखेंगे हम लोग कि बोथ ऑफ देम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, बोथ ऑफ देम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब क्या क्या होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का मीनिंग ये होगा कि दोनों भी किससे बने हैं, बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। सो बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दोनों भी प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों भी प्लांट में पहले से है, राइट ना। मैंने इसे पहले से है, इसी को थोड़ा दूसरे स्टाइल में अगर हम लोग बोले, थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे, दे आर प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग ना बेटा, इसलिए प्राइमरी बोला बेटा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्राइमरी के टर्म्स में ये याद रखो, इट फॉर्म्स प्राइमरी प्लांट बॉडी बेटा, इट फॉर्म्स प्राइमरी प्लांट बॉडी। सो आई रिपीट दिस पॉइंट कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों भी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों भी पहले से ही होते हैं प्लांट के अंदर, पहले से होते हैं, यानी दे आर प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग एंड इट फॉर्म्स द प्राइमरी प्लांट बॉडी। अच्छा, दूसरी जरूरी बात इंटरकैलरी मेरिस्टेम में जो हमको याद रखना चाहिए वो ये है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम it is present in grasses, that is mostly in monocots, and second you will also find them in regenerated parts of plants which are eaten up by herbivorous animals. ओके, यानी पेड़ के किसी भी हिस्से को समझो एक हर्बीवोरस एनिमल, ओके, चरने वाला जानवर अगर उसको खा जाता है, फिर उसके बचे कुचे जो टुकड़े हैं, बचे कुचे जो हिस्से हैं, वो जब रीजनरेट होते हैं ना, तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। दूसरा ये याद रखना कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इज मोस्टली सीन इन ग्रासेस, दैट इज मोस्टली इट इज सीन इन मोनोकॉट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चों, मूविंग ऑन, अब हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस ये कहता है that when a leaf grows or when a stem elongates, so some of the apical meristem is left behind, और इसको है ना कॉमा में दिया, इन्वर्टेड कॉमा, some of the apical meristem is left behind and it forms axillary bud, और ये axillary bud तुमको कहां पर मिलेगा, this is found in leaf axil, ओके। और आगे चल के इट फॉर्म्स ईदर अ ब्रांच और ए फ्लावर। अब ये सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ के लेते हैं।
अब इसका है ना, मैं डायग्रामेटिक पॉइंट है ना यहाँ पर साइड में ड्रॉ करता हूँ बेटा, कि समझो फॉर एग्जांपल ये ना एक स्टेम है, ओके, एंड लेट अस से ये स्टेम के एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जैसे कि हमने यहाँ देखा बेटा। अब ये स्टेम जब ग्रो हो रहा है ना, लेट से काफी लंबा हो गया, तो साइड में ड्रॉ करता हूँ बेटा, ये गया लंबाई का, तो इसके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर है। अब जैसे ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, कुछ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू साइड में ही रह गए, ओके, साइड में रह गए, तो यहाँ पर ना दे विल फॉर्म अ स्वेलिंग, ओके, यहाँ पर ना ये एक गांठ बना देते हैं बेटा, इस गांठ को हम बोलेंगे एक्सिलरी बड, उसको क्या बोलना है, एक्सिलरी बड। अब थोड़े समय बाद समझो यहाँ से एक लीफ निकला, ओके, अब ये एक्सिलरी बड इस लीफ के तो एक्सिल में आ गया ना, एक्सिल का मीनिंग ये लेकर चलो, एक्सिल मतलब कॉर्नर, एक्सिल का मतलब एंगल बेटा, यानी अब देख ये और ये वाले हिस्से के बीच में अब ये आ गया ना पूरा का पूरा, ओके, और तो यहां मैं लिख देता हूं दिस इज एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। अच्छा, अब बच्चों ये एक्सिलरी बड से आगे चल के या तो यहां से एक ब्रांच भी निकल सकता है या तो वहां से एक फ्लावर भी निकल सकता है। तो ये सेंटेंस को समझने की कोशिश करो बच्चों। ये सेंटेंस हमको क्या कह रहा है कि जब एक स्टेम लंबा होता है, whenever a leaf is formed or when the stem elongates, so apical मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं और वो वहां पर एक्सिलरी बड बना देते हैं। ये एक्सिलरी बड अक्सर लीफ के ना एंगल में पाया जाता है, यानी कॉर्नर में पाया जाता है बेटा, और इसमें से कोई ना कोई ब्रांच या तो कोई ना कोई फ्लावर निकल सकता है। इतना समझे सब लोग, राइट? इट इज वेरी टायरिंग, आई एम गेटिंग टायर्ड, बट आई होप मेहनत रंग लाएगी, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो आप सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो दिस वाज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आता है तीसरा टाइप, व्हिच इज lateral meristem. Lateral meristem is also called as cambium. Lateral का मतलब होता है साइड्स। ये ना प्लांट के साइड्स में पाया जाता है, इसका दूसरा नाम है कैम्बियम। यानी इसको अगर हम लोग डायग्राम के हिसाब से दिखाएं बेटा, तो इस वाले डायग्राम में समझो 1 2 3 सेल, 1 2 3 सेल, ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। अब तुम इमेजिन करो कि वो 3 सेल डिवाइड होके 6 सेल बन रहा है, पर इनका डिवीजन देखो कैसा हो रहा है। ओके, यानी 3 सेल ने 3 सेल इस तरफ दिए, ये 3 सेल्स ने 3 सेल्स इस तरफ दिए, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि पेड़ की चौड़ाई बढ़ रही है ना। जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से पेड़ की लंबाई बढ़ रही थी, वैसे ही लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 सेल्स इस तरफ 3 सेल्स इस तरफ, तो ये 3 डिवाइड हुए, इन्होंने 3 बनाए, ये 3 डिवाइड हुए, इसने 3 बनाए। तो वैसे ही अब यहाँ तू जो देख रहा है ये तो 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो ये 3 सेल और 3 सेल, वैसे ही तू सोच 3 सेल इस तरफ भी है क्योंकि पेड़ तो गोल होगा, और 3 सेल उस तरफ भी है तेरी तरफ, तो ये 3 सेल डिवाइड हो गए और 3 सेल बनाए, इसने और 3 सेल बनाए। कैसे दिखाता हूँ। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल इस पेड़ को ना हम लोग यहाँ से काट देते हैं, ठीक है? अब इसको अगर यहाँ से काट देंगे हम लोग, तो ये उस पेड़ का कटा हुआ एंड है, ओके, राइट? तो बोर्ड पे ये वाला जो डायग्राम देख रहा है ना, ये है ना वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन यानी समझो एक मोटा सा स्टेम ऐसा ऊपर जा रहा है, 3 डायमेंशन, ऐसा सिलेंड्रिकल है, पूरा गोल, ठीक है? अब इसको ना यूं मैंने खड़ा खड़ा कट कर दिया। पेड़ काटने का नहीं है, बुरी बात है, बट इमेजिनरी, अपने समझने के लिए काल्पनिक तौर पे हम उसको काट रहे हैं, ठीक है? ओके, खड़ा खड़ा कट के, खड़ा खड़ा कट करेगा तो पेड़ ऐसा खुल जाएगा। अब ये आगे का हिस्सा हटा, अब पीछे का हिस्सा तेरे को ऐसा दिख रहा है पूरा, राइट? और उसमें तेरे को 3 सेल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, राइट? ओके, और ये 3 सेल डिवाइड होंगे तो 3 3 आजू बाजू में बनेगा,
अब ये जो था ना, ये वर्टिकल सेक्शन के हिसाब से था। अब हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं कि समझो एक पेड़ है पूरा गोल ऐसा ऊपर है। अब इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं। अब ऐसा काटने के बाद इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अलग अलग हो गया। अब जो नीचे का हिस्सा है ना, ओके, उसमें लेट्स से यहां पर एक सेल है और यहां पर एक सेल है, ओके। वैसे ही ये सेल्स को अब मैं कंटिन्यूस बनाता हूं। तो समझो बच्चों, ये है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतना समझे? अब सोच, ये सेल अगर डिवाइड होगा, इसने एक सेल यहां बना है, ये सेल डिवाइड होगा, इसने एक सेल यहां बना है, तो ऐसा कर करके हर एक सेल एक एक सेल अपने पीछे छोड़ते जा रहा है बेटा। और समझो ये सेल और डिवाइड हुए, यानी अल्टीमेटली क्या होगा कि अब ना पेड़ और मोटा नजर आएगा। ये समझे? राइट। सो इसको बोलते हैं कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से पेड़ की है ना थिकनेस बढ़ती है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ। गर्थ मतलब सर क्या हाई-फाई इंग्लिश फेंकता है तुम? अच्छा, गर्थ नहीं याद रहेगा तो तुम डायमीटर याद रखना। सो इट इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द प्लांट। वो भी नहीं याद रहेगा तो ये याद रख, इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द प्लांट। दूसरा, इसके सारे के सारे जो सेल्स होते हैं ना सिलिंड्रिकल होते हैं। इतना समझा? ओके, चल इतने का स्क्रीनशॉट लेके रख। आई एम टायर्ड, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना। हम लोग आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके वजह से पेड़ का थिकनेस कैसे बढ़ता है और कैसे लोग पेड़ की उम्र का पता लगा लेते हैं वो रिंग्स गिन के। उस पे उसका रिंग्स गिनते हैं, पेड़ काटने के बाद उसमें रिंग्स गिनते हैं, फिर पता चलता है अच्छा 50 रिंग है तो ये पेड़ 50 साल पुराना है। अरे बायोलॉजी बहुत अमेजिंग है, तो इतना कॉपी कर सकता है। So that is lateral meristematic tissue, also called as cambium. सर ग्लास झूठा हो गया। अरे झूठा सच्चा छोड़। I'll tell you one more point. Okay, ये बेस्ट रहेगा। मुझे और एक ग्लास देना ना। हाँ, ओके। अब बेटा तू सपोज फॉर एग्जाम्पल कि ये ना एक पेड़ है ऐसा पूरा, ठीक है। अब इस पेड़ को ना मैंने यहां से काट दिया। पेड़ काटना बुरा है, पहले बता दे रहा। इमेजिनरी, ओके, पढ़ने के हमने इसको ऐसे काट दिया। अब काटने के बाद ऊपर का कटा हुआ हिस्सा गया, ये नीचे का कटा हुआ हिस्सा। अब ये नीचे के कटे हुए हिस्से को मैं टेढ़ा किया। टेढ़ा किया तो एक ग्लास का तू कॉर्नर देख रहा है। सोच यहाँ पे सेल है, एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा पूरे ये सेल्स है। अब सोच अगर ये एक सेल डिवाइड होके एक सेल बाहर की तरफ बनाए, यहाँ का एक सेल डिवाइड होके एक सेल बाहर की तरफ बनाएगा, ये एक सेल डिवाइड होके एक सेल बाहर की तरफ बनाएगा, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा ना बेटा। यानी अब अंदर की तरफ स्टार्टिंग में सेल्स तो थे ही, अब हर एक सेल डिवाइड हो गया। समझो इसने अगर डिवाइड होके एक सेल बाहर की तरफ बनाया तो अल्टीमेटली अब इस ग्लास का थिकनेस बढ़ गया ना। अब इसको मैं पेड़ के पोजीशन पे रखूं तो स्टार्टिंग में ये इतना था, अब ये इतना हो गया, मोटा हो गया, राइट। उस हिसाब से जब एक कटा हुआ पेड़ में देखता हूँ ना तो मेरे को उसके अंदर रिंग्स नजर आती है। यहाँ तुमको रिंग्स नजर आ रही है बेटा? ये काफी ज्यादा डिटेलिंग है, आने वाले लेक्चर में हम लोग तोड़ देंगे ये कॉन्सेप्ट को, एकदम ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। बट फिलहाल के लिए इतना एक एक बेसिक याद रखते जाओ, ओके। ओके यार, पानी पिया ना तो दिमाग में आइडिया आया। दैट वाज लवली, दैट वाज फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके फाइन। सो दैट इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके बच्चों, अब अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू पोजीशन हो गया। अब बचा क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। फंक्शन के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन ही टाइप है। एक है प्रोटोडर्म, दूसरा है प्रोकैम्बियम, और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। ये बहुत भारी भारी लैंग्वेज आने वाला है, तैयार रहे। ओके बेटा? ना
प्रोटोडर्म क्या है ना, प्रोटोडर्म वो वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो आगे चल के बाहर का लेयर बनाता है. सो इट फॉर्म्स द आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस. प्रोकैम्बियम वो वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो आगे चल के इट फॉर्म्स वैस्कुलर कैम्बियम. इट फॉर्म्स द वैस्कुलर लेयर. और ग्राउंड मेरिस्टेम ना, ग्राउंड मेरिस्टेम वो वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें से कौन से लेयर्स बनते हैं. सो इट फॉर्म्स कॉर्टेक्स, इट फॉर्म्स एंडोडर्मिस, इट फॉर्म्स पेरिसाइकल, इट फॉर्म्स मेड्यूलरी रेस and it forms a pith. सर मैं बहुत नाराज हूं. आप एपिडर्मिस, वैस्कुलर लेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रेस, पिथ, ऐसा भारी भारी बॉटनी में तुम लैंग्वेज छोड़ दिया मेरे पे सर. ओके बेटा, घबराने का नहीं. ये सारे अलग अलग लेयर्स के नाम हैं. ओके, आने वाले लेक्चर में इसको भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में टारगेट किया जाएगा. पर कैसा ना कि बच्चों, जब बायो के शुरुआत में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं. आज हम लोग सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे ध्यान दे रहे हैं. मैं तेरे को ना ये एक और इजी स्टाइल में बताता हूँ. मुझे ज़रा और एक दो ग्लासेस देना जरा. ये सही रहेगा. अब समझो बच्चों कि ये ना पेड़ है, ठीक है. इस पेड़ को यूं काट दिया हमने, आसानी से काट दिया. ओके, अब कटने के बाद ना ये पेड़ का नीचे का निचला कटा हुआ हिस्सा है, जिसको मैं पूरे पेड़ को जमीन से उखाड़ के उस स्टेम को टेढ़ा करके तेरे को दिखा रहा हूं. सर आप पेड़ जमीन से उखाड़ दिया, इतना ताकत है? चुप रहे, फालतू सोचने का नहीं. इधर देख. अब इस पेड़ में ना, सुन मेरी बात ध्यान से. अब इस ग्लास में व्हाट यू कैन सी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी सर्कल के अंदर सर्कल. वैसे ही पेड़ में ना अलग अलग लेयर होती है, एक के बाहर एक अलग अलग लेयर है. ओके, सो एपिडर्मिस जो है ना, एपिडर्मिस एकदम बाहर वाला लेयर, यानी अब इसको तुम इस तरह से इमेजिन करो. अब ये जो एकदम बाहर वाला लेयर है ना, सोचो यहाँ जो सेल्स है ना, इसको बोलेंगे एपिडर्मिस. और ये एपिडर्मिस जिससे बना है ना बेटा, ओके, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं प्रोटोडर्म. देख बहुत आसान है. प्रोटो यानी पहले, और डर्म, डर्म यानी चमड़ी. चमड़ी के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, राइट. ओके, सो प्रोटोडर्म वो वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो एकदम बाहर वाला लेयर बनाएगा बेटा. ओके, राइट. तो ये एपिडर्मिस हो गया. अच्छा, फिर एकदम अंदर वाला, ये वाला जो सर्कल है, अब यहाँ पे जितने भी सेल्स है ना, वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं. और जाइलम और फ्लोएम क्या है? वैस्कुलर टिश्यू है. तो एकदम अंदर की तरफ अपने पास वैस्कुलर वाला लेयर है बेटा. ओके, फिर उसके अलावा अब तू है ना, ये नेक्स्ट वाला, सेकेंड वाला लेयर, थर्ड वाला लेयर जो देख रहा है, ओके, वो एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और बाकी के लेयर है. यानी क्या समझ के चलने का तेरे को, कि अंदर वाला जो वैस्कुलर वाला लेयर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है ना, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम है प्रोकैम्बियम. फिर उसके बाद बाहर वाला ये एपिडर्मिस वाला लेयर जिससे बन रहा है ना, उसका नाम है प्रोटोडर्म. और फिर उसके बाद ये जो बीच के जो लेयर्स है ना, ओके, वो जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इतना समझा बेटा? फाइन, आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस टॉपिक में. आधे से आधा टॉपिक तोड़ दिया हम लोग. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दो डायग्राम दिया है. एक है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, दूसरा है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या है ना, थोड़ा भयंकर डायग्राम ही देता है, जिसको इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट बच्चों कैसे है ना, नीट में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एमसीक्यूज आते ही हैं, डायग्राम से भी कोई ना कोई नेमिंग उठाकर पूछते ही है. तो तू दुर्लक्ष्य करने का नहीं. यू शुड नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल सेंटेंस, इवन अ सिंगल डायग्राम बेटा. ओके, राइट. मैं भी तुमको एक एक पॉइंट डिटेल में सिखा रहा हूँ. आने वाले सारे लेक्चर में हर एक पॉइंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डिटेल में सिखाया जाएगा बेटा, और उसी ईमानदारी के साथ तू भी पढ़ाई करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ना, इस वाले डायग्राम में एकदम बीच में जो येलो वाला लेयर है ना, एकदम बीच वाला, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सिलेंडर. अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा. अब इसके बाद
येलो और ब्लू के बीच में डॉट दिखाता हूं बेटा, ये पूरा दोनों भी तरफ यहां जो सेल्स है ना, तो ये वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स, नेमिंग याद रखने का बेटा। अब उसके बाहर की तरफ डॉट से दिखा रहा हूं, ये और ये, अब ये जो पूरा का पूरा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोडर्म। अच्छा, फिर यहां हम लोग ने देखा हर रूट के टिप में रूट कैप होता है बेटा, राइट। सेम चीज यहां रिपीट करेंगे। देखो नीचे व्हाइट वाला जो पूरा शेडेड पार्ट है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज रूट कैप। ओके, अच्छा, अब यहां पर जो सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये सारे जो सेल्स है ना, दीज आर रूट एपिकल मेरिस्टेम, दीज आर रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जहां पर रूट कैप जस्ट उसका बाउंड्री है, देखिए रूट कैप ऐसा चालू हुआ, ठीक है, फिर ये उसका बाउंड्री है, उसके बाउंड्री के जस्ट ऊपर, ओके, व्हाट यू फाइंड इज इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर, यानी यहीं से इन दोनों लेयर की शुरुआत होती है बेटा, उनका है ना शुरुआती वाला फेज है। ओके, वैसे ही रूट कैप का जो बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री का जो अपर एंड है उसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। ओके, नेक्स्ट द लास्ट डायग्राम इज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम में ये हिस्सा पूरा दोनों भी तरफ, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ प्राइमोडियम। लीफ बनता है बेटा इससे, इसलिए इसको लीफ प्राइमोडियम कहा जाता है। अच्छा, देन अदर देन लीफ प्राइमोडियम व्हाट यू फाइंड ओवर हियर इज उसका ये जो बेस है, ओके, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। और उसके नीचे यहाँ जो सेल्स होते हैं, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, ये पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक जोन है। so this is मेरिस्टेमेटिक जोन। ऑलराइट, फाइन। फिर उसके अलावा यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ना, इस कोने में जो एनलार्ज्ड सा स्ट्रक्चर है उसको बोलने का एक्सिलरी बड। बड मीन्स अ कंडेंस्ड शूट, और एक्सिलरी यानी कॉर्नर में बेटा। एंड देन दिस येलो वाला पार्ट, ये दिख रहा है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। ओके, राइट। सो बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन, ओके, राइट। सो ये थी कहानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ओके, जहां पर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में रिवाइज करें बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 मेन क्राइटेरिया है। इसके पहले हमने देखा था ओरिजिन के हिसाब से प्राइमोडियल और प्रो मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। जो एकदम शुरुआत में होता है, कच्चा होता है, नादान होता है, उसको हम लोग प्राइमोडियल या प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ओके, राइट, जो प्राइमरी में कन्वर्ट होता है, और प्राइमरी आगे चल के लेटर ऑन इट बिकम्स सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर हमने देखा पोजीशन के हिसाब से एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लैटरल मेरिस्टेम है। जो अपेक्स में होता है जिससे लंबाई बढ़ती है उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। जो साइड्स में होता है जिसकी वजह से चौड़ाई बढ़ती है और पेड़ का थिकनेस बढ़ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम। ओके, कैम्बियम के और भी ज्यादा टाइप्स है बेटा, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। अपकमिंग लेक्चर में ये टॉपिक्स पे हिट किया जाएगा। अभी हमने सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की है। फंक्शन के हिसाब से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाहर वाला लेयर बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोडर्म। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एकदम अंदर की तरफ वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाएगा उसको बोलेंगे प्रोकैम्बियम। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बीच वाले लेयर्स बनाएगा, जैसे कि एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, मेडुलरी रेस है, ओके, पेरिसाइकल है, पित्त है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
राइट। सो दिस इज द कहानी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बच्चों मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो और ये वीडियो देख कर आना, तब जाके तुमको नेक्स्ट लेक्चर समझेगा। नेक्स्ट लेक्चर का कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे चढ़ते जाएगा। इस चैप्टर में हमारे आने वाले सारे लेक्चर्स, upcoming all lectures will be more and more difficult, and you will not understand upcoming lectures unless and until you have watched previous lecture। इसलिए पहले के वीडियोस को देखो और सबसे मेन बच्चों इन सब का ना नोट्स बनाओ। मैं यहाँ बोर्ड पे जो जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, सुन के ऐसा अच्छा लगता है, कान को ठंडा लगता है कि हाँ मजा आ गया, दाढ़ी वाला बाबा आया था, अच्छे से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिखा के गया। बट बेटा याद रखो, मजा नहीं लेने का, नोट्स बनाने का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट देखो, लिखो उसको, वीडियो पॉज करो, लिखो उसको, रिवाइज करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ो, तब जाके याद होगा बेटा। इतनी कड़ी मेहनत करोगे तब जाके नीट आसान लगेगा तुमको, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। Keep reading biology, show lot of love to this subject. The subject will show lot of love and respect to you when you will become doctor, और डॉक्टर बनना ही है हमको, राइट। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बच्चों।